नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दुनिया आज जैसी भी है, अच्छी हो या बुरी, उसे हम लोगों ने ही बनाया। हम लोग जिनके पुरखे सैकड़ों हजारों साल पहले कहीं और रहे होंगे और आज कहीं और हैं, क्योंकि इंसान कभी किसी एक जगह टिका ही नहीं। कुछ नया करने, कुछ बेहतर पाने, कुछ अनूठा जानने देखने की उसकी जिज्ञासा उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रही और इस तरह दुनिया में इंसान का प्रवास यानी माइग्रेशन होता रहा, जो इंसान को भी बदलता गया और उन जगहों को भी बदलता गया जहां वो जाता रहा। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इंसान के प्रवास का ये सिलसिला 70,000 साल पहले अफ्रीका से शुरू हुआ और आज भी जारी है। कम अवधि के यानी अल्प अवधि के प्रवास की बात करें तो 2020 में दुनिया की आबादी का करीब 3.6% उन लोगों का है जो अपने देशों को छोड़कर दूसरे देशों में गए हैं प्रवासी के तौर पर काम करने, पढ़ने या रहने वगैरह के लिए। दुनिया में आज करीब 30 करोड़ आबादी प्रवासियों की है। प्रवास में कई बार मजबूरी भी होती है और कई बार इच्छा भी। मजबूरी का प्रवास पलायन कहलाता है, जो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। दुनिया के कई देश इन दिनों जिन हालात से गुजर रहे हैं, गृह युद्ध के साथ साथ दूसरे देशों के साथ युद्धों से गुजर रहे हैं, इन हालात में फंसे लोग दूसरे देशों में जाने को मजबूर हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं और ये मजबूरी का प्रवास है जिसे पलायन कहते हैं। इसके कारण दुनिया के सामने शरणार्थी संकट यानी रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मुताबिक 2023 के अंत तक दुनिया में ऐसे शरणार्थियों की तादाद 12 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच जाएगी। इनमें से 3 करोड़ 20 लाख शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के तहत हैं और 60 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। ये सभी मजबूरी के प्रवासी हैं। आज हम मजबूरी के ही ऐसे प्रवासियों की बात कर रहे हैं। भारत के लिए भी प्रवास का ये दर्द नया नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तो देश एक नई खुशी के साथ साथ एक गहरे दर्द से भी गुजर रहा था। भारत की आजादी उसके बंटवारे के साथ बंधी हुई थी। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। ऐसे में जो लोग जहां जाना चाहते थे उनके लिए इस बात की छूट थी कि वो वहां चले जाएं। भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लाखों हिंदू भारत आए, लेकिन आने जाने का यह सिलसिला खून से रंगा रहा। धार्मिक आधार पर करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया, जो उस समय का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बनकर आया। इस दौरान धर्म के आधार पर हुई हिंसा में कम से कम 10 लाख लोगों की जान गई। इनमें से अधिकतर की हत्याएं हुई। मजबूरी के प्रवास के उस दौर को झेलने वाले हजारों लोग आज भी वो वक्त जब याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। बंटवारे के उस दौर ने जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा किया, वो आज भी बना हुआ है। वैसे प्रवास जो है दुनिया के हर इलाके में होता रहा, उसको बनाता बिगाड़ता रहा। लेकिन जब लोगों का ये प्रवास महाद्वीपों को पार कर दूसरे महाद्वीपों तक पहुंचा तो अपने साथ अपने रीति रिवाज, अपना खान पान, अपनी भाषा को भी फैलाता चला गया। इतना होता तो ठीक था, लेकिन वो स्थानीय आबादियों के हर सबूत को मिटाता चला गया। ऐसा भी प्रवास हुआ। उनकी बोली, भाषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, सब कुछ। 16वीं सदी आते आते लंबे प्रवास का ऐसा ही दौर यूरोप से तेज हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देशों में आबादी काफी बढ़ चुकी थी। बढ़ती आबादी के लिए अनाज उगाने को यूरोप की जमीन कम पड़ने लगी थी। आबादी के इस विस्फोट ने आपस में लड़ते झगड़ते यूरोप के देशों को बाहर झांकने को मजबूर किया। उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में चमकता भारत उनकी उम्मीदों का एक बड़ा सहारा था। ये वो दौर था जब यूरोप से एक के बाद एक कई साहसी खोजी लोग समुद्र के रास्ते दुनिया की अनजानी जगहों को ढूंढने निकले। भारत की खोज में निकला इटली का एक्सप्लोरर कोलंबस। समंदर में उल्टी दिशा में निकल गया। करीब 2 महीने की खतरनाक समुद्री यात्रा करते हुए 1492 में अमेरिका पहुंचा। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस का जहाज जब कैरिबियाई द्वीप बहामास के तट पर उतरा तो यूरोप के लिए एक नई दुनिया खुल चुकी थी। इसके बाद कोलंबस ने 10 साल के अंदर अमेरिका की 4 यात्राएं की और यूरोप को अमेरिका नाम की नई दुनिया का ठीक से पता चल गया।
फिर क्या था, यूरोपीय देशों में अमेरिका तक पहुंचने और अधिक से अधिक इलाकों को हड़पने की होड़ मच गई। 16वीं सदी यूरोपीय लोगों के प्रवास के लिहाज से सबसे बड़ी सदी साबित हुई। साहसी खोजियों के पीछे व्यापारी चले आए और उनके लालच ने अमेरिका की स्थानीय आबादियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। फिर धर्म के विस्तार के लिए पादरी भी चले आए। अमेरिका के मूल निवासी, उनकी सभ्यताएं उनके दबाव में कुचली जाती रहीं, अपनी पहचान खोती रहीं। एक अनुमान के मुताबिक 1500 से 20वीं सदी के मध्य तक यूरोप से करीब 6 से 7 करोड़ लोग बाहर निकले। इनमें से अधिकतर लोग पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बसे, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में बसते चले गए और जहां जहां बसे वहां वहां अत्याचार की ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी जो आज तक याद की जाती हैं। अमेरिका में वो सब था जो यूरोपीय लोगों का सपना था, बल्कि उससे भी ज्यादा। खाली उर्वर इलाके, बड़े बड़े घास के मैदान, पानी, जंगल, खनिज, सब कुछ। यूरोप के लोग वहां का अनाज अपने साथ वापस लाए और वहां की बीमारियां थी। अपना अनाज वहां उगाना शुरू किया, अपने जानवरों को वहां ले गए और फिर उनकी बस्तियां वहां बसती चली गई। अमेरिका अपनी मूल पहचान खोता चला गया। अमेरिका में उपनिवेश बनाने वाले शुरुआती यूरोपीय देशों में स्पेन और पुर्तगाल प्रमुख रहे। स्पेन ने मैक्सिको, दक्षिण और मध्य अमेरिका के बड़े इलाकों पर कब्जा किया। पुर्तगाल ने ब्राजील पर कब्जा कर लिया। यही वजह है कि इन इलाकों में आज भी उन्हीं देशों की बोलियां हैं जिनके वो उपनिवेश रहे। उनकी अपनी बोलियां खत्म होती चली गईं, उनकी अपनी परंपराएं, सभ्यताएं खत्म होती गईं। जब यूरोप पहले अमेरिका के संपर्क में आया था तो वहां की स्थानीय आबादियों की 800 से ज्यादा भाषाएं थी और उतना ही रंग बिरंगा और समृद्ध उनका समाज, उनकी परंपराएं थी। लेकिन यूरोप के देशों ने सब कुछ एक साथ एक रंगी बनाना शुरू कर दिया, सब कुछ अपने रंग में ढालना शुरू कर दिया। उत्तर अमेरिका में फ्रांस ने कनाडा और आज के अमेरिका के कई इलाकों को अपना उपनिवेश बनाया। डच उत्तर अमेरिका की हडसन घाटी और कुछ कैरिबियाई द्वीपों में छा गए। इंग्लैंड ने उत्तर अमेरिका में अटलांटिक के तट पर 13 उपनिवेशों पर राज किया और कई कैरिबियाई द्वीपों पर कब्जा कर लिया। ये यूरोपीय देश अमेरिका की नई जमीन पर भी अधिक से अधिक कब्जे के लिए आपस में लड़ते रहे और स्थानीय आबादियों से भी उनके अधिकार उन्होंने छीन लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के मुताबिक यूरोपियन सेटलर्स ने अपने इस हिंसक अभियान में 5 करोड़ 60 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को अमेरिका के अलग अलग इलाकों में मार डाला। ये मूल अमेरिकी लोग थे जो सदियों से वहां बसे हुए थे। ये अमेरिका के मूल निवासियों की आबादी का करीब 90% बताया जाता है, जिसे यूरोपियों ने खत्म कर दिया। उनके खेत भी बर्बाद हो गए और इसी रिसर्च के मुताबिक इन खाली खेतों में जो जंगल उगे उससे दुनिया की आबो हवा भी प्रभावित हुई। ये बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है। करीब फ्रांस के क्षेत्रफल के बराबर इलाके में तेजी से जंगल उगे जिन्होंने इतनी कार्बन अवशोषित यानी एब्जॉर्ब की कि पृथ्वी का तापमान कुछ घट गया। 17वीं शताब्दी की शुरू में जो लिटिल आइस एज शुरू हुई उसके पीछे कुदरती कारणों को ही एक बड़ी वजह माना जाता था, लेकिन इस रिसर्च के बाद ये सामने आया कि अमेरिका में स्थानीय आबादी के कत्लेआम से खाली हुए खेतों में उगे जंगलों से भी तापमान कुछ कम हुआ। ये अत्याचार था जो इस तरह से पर्यावरण पर दिखाई दिया। लेकिन यूरोपीय आक्रांताओं ने अमेरिका में जो किया वो प्रवास के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। अमेरिका की आजादी के बाद भी मूल निवासियों के साथ ये सलूक चलता रहा। उनकी जमीनें छीनी जाती रहीं, खरीदी जाती रहीं। प्रकृति से बेइंतहा प्यार करने वाले अमेरिका के मूल निवासियों ने अपने खून से सींची जमीन के लिए लड़ने को अपना खून बहा दिया। कई किताबें इन अत्याचारों को बताती हैं, खुलकर बताती हैं कि किस तरह के अत्याचार अमेरिका के मूल अमेरिकी लोगों पर हुए। स्थानीय कबीलों की वीरता की कहानियां भी इन किताबों में हैं। करीब 170 साल पहले यूरोपियों की ये अत्याचार जब अपने चरम पर थे तो सुका मिशन नाम के एक कबीले में सिएटल नाम का एक वीर सरदार हुआ। वो एक निडर योद्धा था और उसने 6 स्थानीय कबीलों का नेतृत्व किया। दिसंबर 1854 में उसने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था और यह पत्र हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो प्रकृति से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, अपनी परंपराओं से प्यार करता है।
हिंदी के जाने माने लेखक अशोक पांडे ने उस पत्र का हिंदी अनुवाद किया और उसे पढ़ा जाना चाहिए। इस पत्र में लिखा कि वॉशिंगटन के सरदार ने संदेशा भेजा है कि वो हमारी जमीन खरीदना चाहता है। आप आसमान को बेच या खरीद कैसे सकते हैं? आप धरती के ताप को कैसे खरीद सकते हैं? हमारे लिए तो यह विचार ही अजीब है। यह अलग बात है कि हवा की ताजगी या पानी की चमक पर हमारा कोई अधिकार नहीं। इन्हें आप हमसे कैसे खरीद सकते हैं? इस धरती का हर हिस्सा मेरे कबीले के लोगों के लिए पवित्र है। चीड़ वृक्षों का एक एक सुई पत्ता, एक एक रेतीला तट, जंगल की एक एक अंधेरी रात, एक एक खुला मैदान और एक एक गुनगुनाता झींगू पतंगा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभव में पवित्रता से दर्ज हैं। हम पेड़ के भीतर बहने वाले जीवन जल को उस रक्त की तरह जानते हैं जो हमारी नसों में बहता है। हम इस धरती के हिस्से हैं और ये धरती हमारा हिस्सा है। खुशबूदार फूल हमारी बहनें हैं, भालू, हिरन, बाज ये सारे सहोदर हैं हमारे। चट्टानी ऊंचाइयां, चारागाह की घास, खच्चर के शरीर की गर्मी और मनुष्य ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। नदियों और धाराओं में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं है, वो हमारे पुरखों का रक्त है। पानी की छल छल मेरे पिता के पिता की आवाज है, वो हमारे पुरखों का रक्त है। महानद हमारे भाई हैं, वे हमारी प्यास बुझाते हैं, वे हमारी डोंगियों को लेकर जाते हैं और हमारे बच्चों को भोजन देते हैं। तुम्हें नदियों से वैसी मोहब्बत करनी होगी जैसी तुम अपने भाई से करते हो। हम जानते हैं हमारा जीवन गोरे आदमी की समझ में नहीं आता। उसके लिए धरती का हर टुकड़ा बगल वाले टुकड़े जैसा ही होता है, क्योंकि वो रातों को आने वाला ऐसा अजनबी है जो धरती से अपने काम की चीजें जब चाहे चुरा ले जाता है। वो अपने पुरखों की कब्रें छोड़ जाता है और उसके बच्चों का जन्माधिकार बिसरा दिया जाता है। गोरे आदमी के शहरों में कोई भी शांत जगह नहीं, कोई जगह नहीं जहां बसंत की पत्तियों या कीड़ों के परों की फड़फड़ सुनी जा सके। लेकिन चूंकि मैं जंगली हूं, इसलिए समझा नहीं सकता। आपका शोर मेरे कानों के लिए एक अपमान ही है, बस। वैसे जीवन में बचता ही क्या है? अगर आप चिड़िया की कूक न सुन सकें या रात को तालाब के गिर्द मेढकों के तर्कों को न समझ पाएं, गोरे लोग भी एक दिन इस संसार से चले जाएंगे, शायद बाकी कबीलों से पहले ही। आगे उन्होंने लिखा है कि तुम अपने बिस्तर को गंदा किए जाओ और एक रात तुम्हारे कचरे से तुम्हारा दम घुट जाएगा। जब सारी भैंसें काटी जा चुकी होंगे, सारे जंगली घोड़े पालतू बना दिए गए होंगे, कहां होंगे आदमियों की गंध से अटे जंगलों के गुप्त कोने और कहां वे पहाड़ी दृश्य, वे सब जा चुके होंगे। बाज कहां होगा? जा चुका होगा। जीवन का अंत हो चुका होगा और तब शुरू होगा बचे रहने का युद्ध। एक कबीलाई सरदार का अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा ये पत्र, इसने एक तरह से अमेरिका की सत्ता को भी हिलाकर रख दिया। और ये जो पूरा इंसान का प्रवास है, इसके इतिहास में कई और कहानियां हैं। दास्ता यानी गुलाम बनाकर दूर देशों में ले जाने की भी दर्दनाक दास्तान है। दुनिया के कई देश आज जो बने हैं, वो उन लोगों की मेहनत से बने हैं जिन्हें कभी गुलाम बनाकर औपनिवेशिक ताकतें अपने कब्जे वाले देशों में ले आई। गुलामों को लेकर पहला जहाज 1550 में अफ्रीका से वेस्ट इंडीज रवाना हुआ, जहां गन्ने और तंबाकू की खेती के लिए गोरे लोगों को मेहनतकश लोगों की जरूरत थी। एक अनुमान है कि करीब 1 करोड़ अफ्रीकी लोगों को जबरन पश्चिमी अफ्रीका से अमेरिका के अलग अलग इलाकों में गुलामों की तरह ले जाया गया। उनकी यह यात्रा भी किसी अत्याचार से कम नहीं थी। बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में उन्हें ले जाया जाता था। इन गुलामों की मंडी लगती थी। अफ्रीकी व्यापारी जबरन उनके घरों से उन्हें उठाकर समुद्र के किनारे ले जाया करते थे मंडियों में। उन्हें जहाजों में भरकर अटलांटिक सागर के उस पार अमेरिका ले जाया जाता था उपनिवेशों में। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि अफ्रीका में उस दौर में जितने लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया, उतने ही लोगों की मौत गुलामों के तौर पर बिक्री के इंतजार या समुद्री जहाज में यात्रा के दौरान हो गई। बिक्री के इंतजार में गुलामों को जहां रखा जाता था, उन्हें स्लेव फोर्ट्स कहा जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका और कैरिबियाई इलाकों में आज करीब 4 करोड़ की आबादी उन्हीं गुलामों की वंशज है। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन दुनिया में गुलामों के व्यापार की सबसे बड़ी ताकत बना, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका में बड़े पैमाने पर गुलामों की खरीद बिक्री बंद हो गई।
यूरोपीय देशों, अमेरिका और कई उपनिवेशों में कानून बनाकर गुलामी को खत्म कर दिया गया। 1834 में ब्रिटिश स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट लागू हुआ। इसके बाद आजाद हुए लोगों ने कम पगार पर वेस्टइंडीज के ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रवास का एक और तरीका शुरू हुआ, इंडेंचर्ड वर्कर, जिन्हें भारत में गिरमिटिया कहा गया। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट का एक टूटा देसी रूप है। यह भी एक तरह की गुलामी थी जिसके लिए अंग्रेजों ने भारत के लोगों का इस्तेमाल किया, उन्हें प्रवास कर उन दूर दराज के इलाकों में ले गए जहां की बात उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सभी जगहों पर गन्ने, कपास, चाय की खेती और रेल परियोजनाओं पर काम करने के लिए भारत से लोगों को काम पर रखा गया। उन्हें एक एग्रीमेंट के तौर पर उन जगहों पर ले जाया गया। 1834 से लेकर पहले विश्व युद्ध के खत्म होने तक ब्रिटेन और भारत से ऐसे 20 लाख लोगों को फिजी, मॉरिशस, सीलोन, ट्रिनिडाड, गुयाना, मलेशिया, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका के 19 उपनिवेशों में ले जा चुका था। इनमें से भी हजारों समुद्री यात्रा के दौरान तबीयत खराब होने से मौत के मुंह में चले गए। भारत के अलावा चीन और एशिया प्रशांत इलाके से भी लोगों को गिरमिटिया मजदूर के तौर पर ले जाया जाता रहा। इसके लिए अपने देशों में इन लोगों के साथ, उनके परिवारों के साथ 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट किया जाता था, जिसे गिरमिटिया कहा गया। मेहनताने के तौर पर तनख्वाह, जमीन का एक छोटा टुकड़ा देने का वादा होता था और यह भी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उन्हें वापस उनके देश ले आया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा बहुत ही कम हुआ। गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर ले जाए गए लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें अपने अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए अधिकतर लोग जहां ले जाए गए वहीं रह गए, मजबूरी में वहीं के होकर रह गए। वो जिस बेहाली में रहे उसके खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठी, आंदोलन हुए और 1917 में ब्रिटिश सरकार को गिरमिटिया जो प्रथा थी इसको बंद करना पड़ा। इस बीच जो गिरमिटिया मजदूर जहां गया वहां से लौटा नहीं, बहुत कम हैं जो लौटे होंगे। आज नए दौर में उन देशों में उनके वंशज एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये प्रवास की कहानी है, प्रवास की कुछ ऐसी कहानियां जो दर्द से भरी हैं। प्रवास के कई सुखद पहलू भी हैं, लेकिन हम आज बता रहे हैं आपको प्रवास के ऐसे पहलू जो एक तरह से दर्द का सबब बनकर रह गए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे इंसान का ये प्रवास 70,000 साल पहले कैसे पूर्वी अफ्रीका से शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैलता चला गया। ब्रेक के बाद बीते सैकड़ों सालों में इंसान के जिस प्रवास ने दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी, वो प्रवास 2.0 यानी माइग्रेशन 2.0 है। लेकिन शुरुआती प्रवास आज से करीब 70,000 साल पहले शुरू हो चुका था, जो धरती को और खूबसूरत बनाता गया। अफ्रीका शुरुआती मानव का आंगन बना। करीब 3 लाख साल पहले दुनिया पर्यावरण के बड़े ही नाटकीय दौर से गुजर रही थी। वो एक बड़ा ही ठंडा युग था। अब सोचिए उस युग में कैसे बदलाव हुए। आबो हवा में बड़े बदलावों के बीच करीब 2 लाख साल पहले उत्तर पूर्वी अफ्रीका में होमो सेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई या कहें वो पैदा हुआ। खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो या तो शिकार करता था या फिर इधर उधर से जुटाता था। समय के साथ साथ उसके व्यवहार में बदलाव आता रहा, वो नई आदतों को अपनाता रहा। 70,000 साल पहले उसकी यात्रा शुरू हुई। पहले जब धरती हिमयुग के सबसे ठंडे और शुष्क दौर में थी, इंसान उस कठिन मौसम में रहना सीख गया था। नई जगहों की तलाश इंसान की हमेशा से आदत रही, वो चाहे खाने के नए स्रोत के लिए हो या फिर अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए। इसी सब के चलते 60,000 साल पहले शुरुआती मानवों की टोली अफ्रीका से बाहर निकली और फिर प्रवास का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल ही रहा है। इस प्रवास ने दुनिया को बदलने का एक न खत्म होने वाला दौर शुरू किया। आप हैरान होंगे ये सोचकर कि शुरुआती मानव ने अपनी जो ये यात्रा शुरू की तो 50,000 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था। इस यात्रा के दौरान इंसान ने नाव बनाना भी सीख लिया, जिससे नदियां और समुद्र भी उसकी यात्रा को रोक नहीं पाए। इंसान एक टीम के तौर पर भी काम करना सीख चुका था। इसी दौर में मानवों की एक और टोली ने लाल सागर को पार किया। थकते रुकते चलते करीब 35,000 साल पहले मध्य और पश्चिम एशिया तक पहुंच गया।
एक ही इलाके में जनसंख्या के दबाव के चलते भोजन की कमी भी नए इलाकों को ढूंढने का सबब बनती रही। मौसम भी इंसान की इस शुरुआती यात्रा की रफ्तार तय करता रहा। बेहतर मौसम में लंबी यात्राएं हुई, कठिन मौसम में आराम। जब एक टोली मध्य और पश्चिम एशिया की ओर जा रही थी तो एक और टोली करीब 40,000 साल पहले यूरोप की ओर पहुंच गई। यूरोप के सर्द मौसम के अनुकूल जो खुद को ढालता गया वो बचा रहा, जो नहीं ढाल पाया वो मारा गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। यात्राओं के साथ साथ आबो हवा और भूभाग से इंसान का चेहरा, मोहरा, रंग, रूप, शरीर की बनावट सब कुछ बदलता रहा। इंसान की इस अनवरत यात्रा के दौरान 25,000 साल पहले धरती अपने सबसे ठंडे दौर में थी। करीब 10,000 साल के इस दौर को लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम LGM कहते हैं। तब जमीन का करीब 25% भूभाग ग्लेशियर्स से घिरा हुआ था, जो आज करीब 11% तक सिमट चुका है। ये वो दौर था जब समुद्र का जलस्तर आज के जलस्तर से करीब 400 फीट नीचे था। लगभग पूरा यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका भी ग्लेशियरों से ढका हुआ था। तब शुरुआती इंसान के लिए नई अनजान जगहों की यात्रा करना कितना मुश्किल रहा होगा। धरती के अधिकतर हिस्से तक पहुंचने के बाद करीब 15 से 20,000 साल पहले मानव ने एशिया के सबसे पूर्वी छोर पर आज के साइबेरिया से बेरिंग स्ट्रेट को पार कर अलास्का होते हुए उत्तर अमेरिका में प्रवेश किया और फिर उसकी ये यात्रा अमेरिका के कठिन भूभागों से होकर दक्षिण की ओर चलती रही। करीब 12 से 15,000 साल पहले दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर तक मानव पहुंच चुका था। यह आधुनिक मानव के करीब 50,000 साल लंबे प्रवास का पहला संस्करण था, जो धरती के साथ हिल मिलकर रहने से जुड़ा था। इंसान ने तब धरती से उतना ही लिया जितनी उसकी ज़रूरत थी। धरती भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में पीछे नहीं रही। लेकिन अब मानव के प्रवास का दूसरा दौर चल रहा है, जिसमें धरती का कोई कोना नहीं बचा जहां इंसान के पैर न पहुंचे हों, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि धरती पर शायद ही कोई जगह हो जो इंसान के लालच से बची हुई हो। NDTV एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।